नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस मेजबानी का इंतजार पूरी दुनिया में सबको रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से जिस तरीके से एक विश्व शक्ति के तौर पर भारत उभरा है, सब भारत की ओर देखते हैं। और G20 का ये जो पहला अहम आयोजन था, यानी कि दुनिया भर के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हिंदुस्तान में हुई, उसके सफल आयोजन ने भारत की धाक भी जमा दी। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत बदला है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. Ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. वक्त भारत का है। पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका है। हिंदुस्तान जो कहता है, दुनिया उसे सुनती है। ये समय न्यू इंडिया का है। भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था वाले माहौल में भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। युद्ध के बम मिसाइलों को झेलते वैश्विक संकट के बीच दुनिया को भारत से उम्मीद है। पर्यावरण पर बढ़ती समस्याओं के सामने सब भारत की सुन रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म एंड वॉर्स क्लियरली शोज दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड इन बोथ its mandates. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों के बीच घिरा है, आर्थिक मंदी से परेशान है, महामारी के प्रभावों से जूझ रहा है, ऐसे समय में विश्व भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला अमेरिका हो, $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला चीन हो, युद्ध में डूबा रूस हो, या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, विश्व का साथ और विश्व का विकास के मंत्र पर सबको एक लाइन में रखकर भारत G20 की बैठकों का आयोजन कर रहा है। G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई तो भारत ने एजेंडा तय किया। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो सब कुछ बेहतरीन रहा। इस बैठक में वो तस्वीर नजर आई जो दुनिया देखना चाहती थी। एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री, दूसरी तरफ रूस के। एक साल बाद ये मुमकिन भारत में हुआ, भारत ने किया। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect
the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. हम आशा यही कर सकते हैं कि जैसे विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है कि जब G20 का समिट होगा, हम आशा या होप ही कर सकते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में मुलाकात हो सकती है। पर इसमें कई सारे, मैं कहूँगा कि इफ्स एंड बट्स है, तो शिखर सम्मेलन के समय तक हमको आशा ही करना चाहिए। पूरी दुनिया मानने लगी है विश्व के ताकतवर देशों का नेतृत्व करने वाली शक्ति, साहस, सामर्थ्य और इच्छा शक्ति भारत के पास है। कोरोना के बाद दुनिया को जब वैक्सीन की जरूरत थी, तो भारत ने पहले उन देशों को चुना जहां की व्यवस्था बीमारी में बर्बाद हो चुकी थी। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. The approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. Know whether any other country has the same status on paper officially with our Indian friends. आज भारत बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के बीच एक नई महाशक्ति के उदय की तस्वीर है, जिसकी नीति, नियत और प्रगति पर दुनिया विश्वास करती है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, भारत ने नारा ये दिया है G20 के आयोजन के लिए अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, और ये साबित भी हो रहा है। भले ही युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन यहां पर जो दुश्मनी है वो एक बार फिर उभर कर आई है अमेरिका और रूस की। पूरी दुनिया कोशिश कर करके थक गई, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई नहीं। लेकिन जब दोनों देशों के विदेश मंत्री हिंदुस्तान पहुंचे G20 के आयोजन के लिए, तो 10 मिनट दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, दुनिया को उम्मीद बंधी है। जो पिछले 1 साल से नहीं मिले थे, वो अब भारत में बातचीत की मेज पर आमने सामने हैं। जिनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी है, वो भारत में गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करने आए हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है। यूक्रेन युद्ध की ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। यूक्रेन युद्ध की ये वो तस्वीर है जिसने रूस को अलग थलग कर दिया। सारी दुनिया ये तय करने लगी कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। रूस पर प्रतिबंध लग गए। दुनिया के साथ रूस का कारोबार बंद हो गया। अमेरिकी धमकी के सामने सबने सरेंडर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति ने कमाल दिखाया और कहा, इंडिया फर्स्ट। You all know how much pressure we came on in respect of the oil issue. You know, buying oil at a time when the global markets were very different. Now the bottom line was we stood our ground. You know, we ensured that the Indian consumer came first. That we were able to explain to the rest of the world, saying these are our compulsions, and you please understand it the way we understand your compulsions. So this is a very different India. वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। रूस हो या अमेरिका, दोनों ने भारत की ओर देखा। दोनों महाशक्तियों के बीच हिंदुस्तान एक पुल की तरह बन गया। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चीन ने कोशिश की
कि बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकले। तुर्की ने कोशिश की, यूरोप के अलग अलग देशों ने कोशिश की, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। दिल्ली में बैठक हुई तो दिल तो नहीं मिले, लेकिन 10 मिनट की मुलाकात जरूर हो गई। I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START treaty. G20 की बैठकों में शामिल होने आए अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्रियों ने हाथ जरूर मिला लिया। You actually met the Russian Foreign Minister Lavrov. So first, I think it's very clear in a variety of ways that Russia is isolated in terms of its aggression against Ukraine. Go back a couple of weeks ago, 141 countries, 3/4 of the United Nations, stood up in the General Assembly and voted for a resolution condemning Russia's aggression and calling for a just and durable peace in Ukraine. जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी, उसे हिंदुस्तान ने मुमकिन कर दिखाया है। रूस और अमेरिका को भारत ने पहली बार मेज पर ला दिया है। Here at the G20, the foreign ministers meeting, if you look at the chair's statement that was put out by India, it reflects on the part of 18 of the 20 countries, that is every country except for Russia and China, the very language that was used by the leaders in the Bali meetings just a few months ago in terms of what Russia is doing in Ukraine. So I think world opinion is very, very clear on this. And in the meetings today, I think it's also fair to say that a number of countries again called on Russia to end its aggression. माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से इस बातचीत की पहल की गई, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री थोड़ी देर की मुलाकात के लिए राजी हुए। ये बातचीत 10 मिनट तक चली, जिसमें एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से 2 टूक कहा कि अमेरिका यूक्रेन का आखिरी दम तक साथ देगा। रायसीना डायलॉग में रूसी विदेश मंत्री के तेवर काफी कुछ कहते हैं। In the G20 ministerial and our Western friends were shouting in the microphones, Russia must, Russia must, Russia must, and all the developing delegates, they were also saying, you know, we want to stop the war when Russia is ready to negotiate. Biden, Blinken, Stoltenberg, Borrell repeatedly stated that Russia must be defeated on the battlefield. दोनों देशों के विदेश मंत्री पिछले 1 साल से नहीं मिले थे। आखिरी बार युद्ध से 1 महीने पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले थे। इसके बाद पिछले साल बाली में हुए G20 में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे, लेकिन अमेरिकी गुट के बर्ताव को देखते हुए लावरोव बैठक में बीच से ही चले गए। इसके बाद पहली बार है जब दोनों नेता भारत में मिले और बात हुई। हालांकि दोनों में मतभेद बरकरार हैं। They don't remember about 1999 when Serbia was bombed? Wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. रूस के ये तेवर बता रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच की गर्माहट कम नहीं हो रही, लेकिन दुनिया की नजरों में ये बड़ी बात है कि कहीं से शुरुआत तो हुई। दुनिया के अखबारों में भारत की तारीफ है। भारत अमेरिका और रूस दोनों का करीबी दोस्त है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा देशभक्त बताकर उनकी खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को यकीन है कि अगर कोई एक देश और नेता अमेरिका और रूस को साथ ला सकता है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी ही होंगे। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। भारत और चीन के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं, खासकर जब से गलवान की वो घटना हुई थी, कोशिशें काफी की गई हैं। भारत की तरफ से कई पहल किए गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से चालबाजियां जस की तस। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल रही हैं कि चीन अपने सुर बदल रहा है। चीन के सुर नरम पड़ रहे हैं जब एस जयशंकर की मुलाकात अपने चीनी काउंटरपार्ट से हुई
तो उसमें भी ये चीजें साफ नजर आई और भारत की शक्ति वहां पर भी नजर आई। उधर लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना की निगरानी। इधर एलएसी पर बढ़ रहे तनाव पर दिल्ली में बातचीत। उधर सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों का बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट। इधर G20 में आपसी रिश्तों को सुधारने की ड्रैगन की कोशिश। पूर्वी लद्दाख की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पटियाला ब्रिगेड की त्रिशूल डिवीजन के जवान जमा देने वाली ठंड में क्रिकेट मैच खेलकर दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय सेना असंभव को संभव बनाने में माहिर है। जिस तरह से गलवान घाटी में हिंदुस्तान के हौसले बुलंद हैं, उसी तरह से कूटनीति के मैदान पर भी भारत पूरे आत्मविश्वास से बैटिंग कर रहा है, जिसने चीन को बैकफुट पर डाल दिया है। G20 में चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने खुलकर बातचीत की और दो टूक लहजे में बताया कि एलएसी पर तनाव रहने तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। The bulk of our conversation, understandably, was about the current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. चीन के विदेश मंत्री किन ग्यांग से जयशंकर की मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। बैठक में किन ग्यांग ने कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति पर विचार करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए, मतभेदों को सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आज दुनिया में अपनी नीतियों के कारण चीन अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वापस अपनी साख स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। भारत से द्विपक्षीय बातचीत से पहले चीन ने रिश्तों को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्री किन ग्यांग भारत पहुंचे भी नहीं थे कि चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये कह दिया गया कि माहौल बदल रहा है। चीन का जो इस वक्त प्रोफाइल है, जो छवि है विश्व में, उसको इसी प्रकार से देखा जाता है कि पिछले कई सालों से एक प्रकार का मिलिट्री मस्कुलर असर्टिवनेस हम देख रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या गलवान में हो। तो हो सकता है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद चीन जो है अपनी छवि को सुधारना चाहता है। द्विपक्षीय बैठक 20 से 25 मिनट तक होती है, लेकिन भारत और चीन के बीच ये बैठक 45 मिनट तक चली। इसमें जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो मुद्दा था एलएसी का और एलएसी पर तनाव कम करके शांति बहाल करने का। The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. कोरोना को लेकर पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठाती है। चीन के जासूसी गुब्बारे को भी अमेरिका ने मार गिराया था। और तो और ताइवान के साथ भी अमेरिका तन कर खड़ा रहा। लिहाजा चीन को अब ये तय करना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों से संघर्ष का रास्ता चुनता है या फिर भारत जैसे सशक्त पड़ोसी की सरहद को लेकर चली आ रही चिंताओं को दूर कर दुनिया में अपना वजूद और साख बचाने में कामयाब रह पाता है। चीन ने दादागिरी दिखाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसे भी यह मालूम है कि अगर वो ताइवान को लेकर अपना रुख और कड़ा करना चाहता है तो उसे भारत के सामने एक कदम पीछे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ कितने मोर्चों को वो खोल ले, लेकिन अमेरिका भारत दोनों की दुश्मनी वो झेल नहीं पाएगा। चीन की ताइवान से नहीं बनती। फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ सीमा विवाद है। ब्रुनेई भी परेशान है। सिंगापुर आजाद होना चाहता है। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम भी चीन से उलझे हुए हैं। इन सारे देशों में चीन के सामने फिलहाल ताइवान ही तन कर खड़ा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका है।
जानकार मानते हैं कि G20 में चीन ने अपना गेम प्लान इसलिए बदल लिया है क्योंकि अमेरिका का हिडन एजेंडा अब वो समझने लगा है। ताइवान के लड़ाकू विमान हो या ताइवान के टैंक या फिर ताइवान की सेना, साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है और चीन इस बात को जानता है कि एक बार में वो अमेरिका और भारत दोनों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकता है। मेजर पावर्स के बीच में राइवलरी होती है, ये तो इस पे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन दोनों साइड जो है वो इस बात के लिए भी बहुत डिटरमिन्ड है कि भाई लड़ाई ना हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो दोनों को भी नुकसान होगा और दुनिया को बहुत नुकसान होगा, इस रीजन के कंट्रीज को बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि वो जो है ये तनाव को कंटेन रखा जाए और एक गार्ड रेल्स जो है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया जाए जिससे कि वो एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहे और जिससे कि तनाव को कम करने का एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब ये कोशिश है, तो उम्मीद तो नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह होने की बात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन्स जो है वो कंटेन किए जा सके, डायलॉग को प्रमोट किया जा सके। ताइवान को दुनिया में भले ही एक देश की मान्यता न हो, इस लड़ाई में ताइवान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। ताइवान ने चीन को संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और ताइवान की इसी हिम्मत को देखकर चीन अब समझ चुका है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसने अपना गेम प्लान बदल दिया है। जब से अमेरिका ने चीनी बलून को मार गिराया है, चीन का सारा फोकस अमेरिका पर टिक गया है। जानकार कहते हैं कि चीन ताइवान का मामला पहले सुलझाना चाहता है, इसलिए भारत के साथ अचानक से उसके तेवर नरम पड़ गए हैं। चीन को उकसाने के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है। चीन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं देख पाएगा और अगर वो ताइवान को निगलने गया तो उसे हर हाल में भारत से शांति करनी होगी। अमेरिका ने ताइवान को थोड़ा सा मिलिट्री एड वगैरह अनाउंस कर दिया, तो उससे वो और चीन वाले जो है नाराज हो गए। और पिछले कुछ दिनों में जो है वो अमेरिका ने अपने ये पोसिडॉन रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भेजे हैं ताइवान स्ट्रेट के ऊपर, वो चीन वालों ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, तो उससे तनाव बढ़ा है, तनाव कम नहीं हुआ है। तो ये रिश्ते तो इनके थोड़ा सा आपस में जो राइवलरी है ये थोड़ा सा और टेंस हुई है। ताइवान का क्षेत्रफल भारत के केरल और हरियाणा से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद उसकी भौगोलिक स्थिति और आधुनिक तकनीक उसे खास बना देती है, जिसकी वजह से ना तो चीन ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना चाहता है और न ही अमेरिका उसे अपने प्रभाव से दूर करना चाहता है। भारत में G20 आयोजन पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई, इटली की प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान आई थी और उसके बाद उन्होंने ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उसमें भी आपको हिंदुस्तान की पूरी ताकत दिखाई देगी। विश्व की सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को सम्मान से सैल्यूट करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बदलते दौर में भारत ही विश्व को रास्ता दिखा सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते यानी मोस्ट लवेबल लीडर हैं। Approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one. ये तारीफ यूं ही नहीं है, दौर अब भारत का है। वो वक्त आ गया है जब भारत विकसित और विकासशील देशों के सबसे बड़े समूह G20 का एजेंडा तय कर रहा है। लगभग 5 सालों बाद ऐसा हुआ है जब इटली का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया हो। 2012 में इटली के 2 नौसैनिकों ने भारत की समुद्री सीमा में फायरिंग कर दी थी, जिसमें केरल के 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव था।
the approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. सिर्फ इटली ही नहीं, G20 में शामिल सभी देश इस बात को समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य में मतलब क्या है। हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी विश्व के मुद्दों की लाइन लेंथ भारत के हिसाब से तय कर रहे हैं। कोरोना के बाद जब पूरे विश्व को भारत ने वैक्सीन और दवाइयां मुहैया कराई, तब सिर्फ मेक इन इंडिया की छवि मजबूत नहीं हुई, भारत पर भरोसा भी बढ़ा। पूरा विश्व जब रूस के साथ समझौता तोड़ रहा था, तो भारत देश हित के लिए रूस से तेल समझौता कर रहा था। Experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. यूक्रेन वाला जो मुद्दा है वो सुलह की और पहुंच सकता है, एक नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता है कि सचमुच ऐसी बैठक होगी। लेकिन एक पहल जो है जो अच्छी है, अमेरिका भी भारत से दोस्ती चाहता है, रूस भी भारत से जो दोस्ती चाहता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 60 और 70 के दशक में जिस तरह से भारत ने अपनी पैठ बनाई थी एज ए मीडिएटर, एज ए कंसिलिएटर, आई थिंक वो दौर दोबारा आ रहा है। इस तरह से जिस तरह से डिप्लोमेटिकली हम बहुत ही सजग हो गए हैं, हमने काफी दोस्तों के साथ दोस्ती की है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो सुपर पावर्स वाले दो समूहों में शामिल है। एससीओ पर रूस और चीन का गहरा प्रभाव है। इसी तरह से G20 में अमेरिका और यूरोपीय देश प्रभावी हैं। लेकिन इन दोनों संगठनों को जो एक देश जोड़ता है वो भारत है, जो खुलकर दोनों ही महाशक्तियों वाले गुटों में विश्व शांति की वकालत करता है। भारत की विविधता कदम कदम पर नजर आती है और केवल दिल्ली से भारत दर्शन संभव नहीं है। G20 आयोजन में भारत ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि छोटे छोटे शहरों तक, अलग अलग राज्यों तक जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे वो पहुंच सके और संपूर्ण भारत की एक तस्वीर देख सके। ये प्रेमपूर्ण जो आप लोगों ने स्वागत किया है हम सबका, बहुत दिल को छूने वाला है। Been a fantastic hospitality by the Indian host. So the presidency of G20 has been extraordinarily welcome. Overwhelmed that India has chosen Oman as a guest country. It's fantastic. It is a very warm welcoming, and I am very happy to be here this year. India will take the presidency. Really great to be here. The reception is so wonderful, so lovely. कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ये बात पीएम मोदी समझते हैं, तभी तो वो दुनिया के सामने भारत दिखा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में होने वाले वर्ल्ड क्लास सम्मेलन अब छोटे छोटे शहरों की तरफ चल दिए हैं। पीएम मोदी इस बार दुनिया से आए लोगों को इंडिया का टूर करा रहे हैं। भारत ने तय किया है कि G20 का कुछ कार्यक्रम कश्मीर में भी होगा और कुछ कार्यक्रम कन्याकुमारी में भी। मतलब भारत आने वाले मेहमान भारत दर्शन करने वाले हैं। उम्मीदें बड़ी हैं, दुनिया भर की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मौका भी है, चुनौती भी है। उम्मीदों को आकार देने का चैलेंज है। ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। अलग अलग राज्यों में सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 30 नवंबर 2023 तक 56 से ज्यादा अलग अलग शहरों में G20 के 200 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से मिलेंगे।
यानी ये वो समय होगा जब पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल मंच पर दुनिया के सामने तरक्की की नई तस्वीर पेश करेगा। इस बैठक में अमेरिका भी होगा, ब्रिटेन भी, चीन भी और रूस भी, यानी दुनिया में दबदबा रखने वाली तमाम महाशक्तियों के बीच भारत को G20 के लिए भविष्य का एजेंडा सेट करने की पहल करनी है। Really great to be here. The reception is so wonderful, so lovely. It's very touching how hospitality from when we arrived until now. We are in Agra. We are really looking forward to work together with G20 Empower India as a troika, and how we can move forward and to empower for women economic प्रोग्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा लगा यहाँ आके। तो आगरा तो प्रेम का प्रतीक है, यहाँ पे ताजमहल है, तो ये प्रेम पूर्ण जो आप लोगों ने स्वागत किया है हम सबका, बहुत दिल को छूने वाला है। लेकिन ये जो भारत की भावना है, सदियों से चली आ रही है भारत की भावना वसुदेव कुटुंबकम की, जो कि हमारे G20 इंडिया प्रेसिडेंसी का थीम भी है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह का ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का हमारा एक थीम है वसुदेव कुटुंबकम का, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये भारत की एक कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व को, एक नई कॉन्शियसनेस है, एक नई सोच है, नया विचार है। ये कोविड के बाद हमने सीखा कि जो कुछ कहीं और हो रहा है उससे हम कनेक्टेड हैं, वो हमको अफेक्ट करता है। यही चीज़ हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि अगर कहीं पे उन्नति है, कहीं पे प्रोग्रेस है, कहीं पे प्रेम है, तो हम उससे जुड़ेंगे तो वो हमारी तरफ भी फ्लो करेगा। तो G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया प्रेसिडेंसी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये समय है, विश्व को एक ये सोच देने का, ये हार्मनी और वननेस की जो सोच है, जो भारत की सोच है, जो भारतीयता की सोच है, इस सोच को आगरा में आके हमें वो भावना ज़रूर मिली और ये भावना में हर जगह मिल रही है। तो वसुदेव कुटुंबकम। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में G20 के कार्यक्रम होंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु को भी सजाया संवारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ और वाराणसी में कार्यक्रम है। मुंबई और पुणे में भी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगने लगा है। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और चंडीगढ़ भी स्वागत के लिए तैयार है। इंदौर और खजुराहो भी सजाए गए हैं। अभी तक दुनिया की महाशक्तियां खुद के विकास के लिए गरीब देशों का शोषण करती रही, लेकिन भारत एक नई लकीर खींचकर सबकी भलाई को दिल में रखकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी हर देश इज्जत करता है, और इसीलिए भारत कूटनीति के मोर्चे पर ये कमाल कर पा रहा है। G20 आयोजन की कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती एक तरह से समझिए कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के साथ कुछ हद तक पूरी हुई है, लेकिन अगर वाकई पूरी दुनिया जिस तरीके से देखती है कि युद्ध का अंत भारत ही करा सकता है, तो क्या उसका मंच भी G20 के जरिए तैयार हो रहा है? क्या पुतिन भारत आएंगे? क्या बाइडेन और पुतिन भी आमने सामने आएंगे? G20 की बैठकें शुरू हो गई और अब तक इन बैठकों के केंद्र में जो नजर आ रहा है वो है अमेरिका, भारत और रूस। अब सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सेंट्रल स्टेज कैसे हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन से साफ साफ कहा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। उसी तरह G20 देश भी मानते हैं कि युद्ध की वजह से वो कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी की बातों का असर यह हुआ कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने पहली बार हाथ मिलाया, पहली बार बातचीत की। भले ही ये बैठक 10 मिनट की हुई हो, लेकिन शांति के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि बातचीत का रास्ता खुला हो। G20 में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरीके से बैठ के उन्होंने कभी बात नहीं की। हालांकि अमेरिका कहता है कि ऑन द मूव ये बैठक हुई और कुछ बुनियादी चीजों पे उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराया, खासतौर पे जिस तरह से संकट है, इकोनॉमिक संकट है, फाइनेंशियल और काफी कमोडिटीज जिस तरह से उनके दाम बढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भारत की अगुवाई में ये हुआ और दोनों मंत्री कम से कम बैठ के उन्होंने विचार विमर्श किया,
ये एक बहुत ही सुखद पहलू है और महत्वपूर्ण भी है। अब ये देखा जाना है कि क्या फ्यूचर में जब सितंबर में होगी जो G20 की समिट मीटिंग, उसमें क्या पुतिन और बाइडेन मिलेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सवाल सबके सामने यही है कि आगे जब राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक होगी तो क्या पुतिन और बाइडेन भी मोदी के बोलने पर आमने सामने बैठेंगे। नेटो जैसे मंचों से शांति की बात करके भारत बड़ी चतुराई से अमेरिका को भी साध रहा है और एससीओ में तो पुतिन को भी खरी खरी मोदी सुना चुके हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती स्वीकृति के संकेत हैं, जिसके केंद्र में सबकी भलाई है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।